Again beta, now again the second poem is that again fire and ice. This is also the poet of Robert Frost. So here some say the world will end in fire, some say in fires. यहाँ पे some say अगर आप इसके poetic device की बात करेंगे so some say repeat होने की वजह से यहाँ पे जो poetic device है वो anaphora हो जाएगा. What anaphora? I'm just writing here anaphora. आपको कंफ्यूजन ना हो इस चीज की क्लियरेंस के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको पोएटिक डिवाइस रिवाइज करा दूं. सो एनाफोरा कब आता है? एनाफोरा वो सारे दोनों वर्ड्स रिपीट होते हैं, सम से अगेन. तो ये सेम वर्ड रिपीट हो तो वहां पे एनाफोरा होता है. अगर पोएटिक डिवाइस की बात करेंगे इन दोनों लाइन में तो वो एनाफोरा हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर, यहाँ पे अगेन फायर और आइस दो सिंबल्स उसने लिए हैं जो कि सिंबल ऑफ फायर. फायर इज द सिंबल ऑफ यस, फायर इज द सिंबल ऑफ पैशन कह सकते हो, डिजायर. और आइस क्या, ये कोल्ड को करता है. कोल्ड इन द सेंस कि कोल्ड नॉट आइस, नॉट कंसर्निंग इन आइस. ये जो आइस है ये कोल्ड उस कोल्ड में नहीं बताया गया. कोल्ड मीन्स हेट्रेडनेस, नो अफेक्शन फॉर समवन लाइक दिस, कि किसी के लिए भी कोई प्यार नहीं होना. इट इज कॉल्ड आइस. और फायर क्या, फायर मीन्स टू हैव द डिजायर, डिजायर होना. यहाँ पे बताया गया कि डिजायर और हेट्रेडनेस ये दो चीजें होती हैं जो पूरे वर्ल्ड को एंड करती हैं. यहाँ पे पोएट ने कैसे एक्सप्लेन किया है हम आपको बताते हैं. द सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर मीन्स डिजायर की वजह से वो एंड हो जाएगा. एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि वो आइस के थ्रू हो जाएगा. सो फायर और आइस यहाँ पे इस तरह से पर्सोनिफाइड किया गया है कि दैट ये ऐसा लगे आपको. अगर क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पे दो पर्सोनिफाइड वर्ड्स कौन से हैं, सो फायर को आप बता सकते हैं एंड आइस को बता सकते हैं. ये दोनों पर्सोनिफाइड वर्ड्स हैं जिनके थ्रू ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी वजह से ये चीज एंड हो जाएगी. ओके और सम से को देखो एनाफोरा आप बता सकते हैं. देन आफ्टर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि मैंने डिजायर को तो टेस्ट किया है, डिजायर को मैंने अपने एक्सपीरियंस में लिया है कि अगर हम बहुत डिजायर करते हैं, अगर हम बस किसी चीज की लॉन्गिंग करते हैं, पैशन रखते हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड का एंड होना श्योर है अगर हम अपने डिजायर को इंक्रीज करते हैं. आई होल्ड विद द दोज हु फेवर लाइफ. आई होल्ड मीन्स आई एम जस्ट फेवरिंग. यहाँ पे होल्ड जो है फेवर के वर्ड में आया है कि मैं किसको फेवर करता हूँ, मैं फायर को फेवर करता हूँ. कि जो लोग कुछ कह रहे हैं ना फायर की वजह से वर्ल्ड एंड हो जाएगा, तो मैं इसको फेवर करता हूँ. आई थिंक फायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडिंग द लाइफ, फॉर एंडिंग द वर्ल्ड. ओके सो यहाँ पे वो इसको फेवर करते हैं. बट इफ, लेकिन सडनली उनका माइंड चेंज होता है एंड यहाँ पे वो ये भी फील करते हैं दैट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर लेकिन दूसरी बार पेरिश हो तो, पेरिश मीन्स स्पॉइल होना, बर्बाद होना. ओके इसको स्पॉइल कह सकते हैं आप. अगर दूसरी बार स्पॉइल होने की बात हुई, ट्वाइस मीन्स दूसरी बार, यहाँ पे दूसरी बार अगर स्पॉइल होने की बात हुई तो वहां पे सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी जाएगी, आइस की. सो फायर तो है ही रिस्पॉन्सिबल उसको स्पॉइल करने के लिए. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट, आइस द सेकेंड थिंग. सो फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू द पोएट वो फायर को देता है एंड सेकेंड वो प्रेफर करता है कि आइस को हो जाएगा. तो सेकेंड स्टैंजा में अगर क्वेश्चन में आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू be responsible for ending the life, for ending the world. So आप कह सकते हैं from the starting of the stanza the poet is in favor of fire. Okay, the second stanza is going to start. So I think I know enough of the hate. कहते हैं कि मुझे hate के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है. Hate in the sense ice. यहाँ पे hate means ice. ओके आइस के बारे में भी मुझे बहुत अच्छे से पता है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, क्यों? अगर आइस की डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो ये भी कम ग्रेट नहीं है, ये भी कम नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा पार्ट है वर्ल्ड को एंड करने में. एंड वुड सफिस, और यही बहुत सफिशियंट है. ओके अगर हम फायर की जरूरत भी ना हो, अगर हम आइस को देखें तो भी ये सफिस है. सफिस में सफिशियंट. ओके सफिस में सफिशियंट. सो लाइक दिस उन्होंने यही काम किया कि फायर और आइस को रिस्पॉन्सिबल किया है कि वर्ल्ड एंड होने में इन दोनों का पूरा रोल है. अगर हम बात करते हैं
एक चीज और, अगर अब मैंने इसके पहले भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया था, उसमें बताया था कि कभी भी किसी भी वर्ड में आप ये कभी नहीं कह सकते कि फिगर ऑफ स्पीच अगर एक आ गया है फिगर ऑफ स्पीच तो उसमें दूसरा फिगर ऑफ स्पीच नहीं आ सकता। एक सेंटेंस में एक वर्ड में अगर हम देखना स्टार्ट करें तो कई फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। मैंने एनाफोरा क्यों लिखा है यहाँ पे, इन दोनों लाइन को कंबाइन करके लिखा है कि ये दोनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं। और अगर केवल सिंगल लाइन में आ गया एग्जाम में, अगर आ गया एग्जाम में बेटा पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ओनली अ सिंगल लाइन, अगर सिंगल लाइन में आ गया कि बेटा इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताइए, तो आप इसको क्या प्रेफर करेंगे, आप सम एस रिपीट होने की वजह से यू मे से इजिली दिस इज ऑल अबाउट एलिट्रेशन, दिस इज ऑल अबाउट ओके रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, ठीक है, एलिट्रेशन। सो आप कह सकते हैं यहाँ पे एलिट्रेशन बिना कुछ तो सो डोंट बी कंफ्यूज, आप कंफ्यूज नहीं हुइएगा कि मैम ने अभी एनाफोरा बताया और इसके बाद एलिट्रेशन बताया, नहीं। इफ यू आर हैविंग द क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये दोनों लाइन कंबाइन करके आया एंड ऑप्शन में आया कि कौन सा, अगर एनाफोरा आया तो यू जस्ट टेक एनाफोरा, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्ड रिपीट कर रहे हैं। और एक सिंगल लाइन की बात करेंगे तो उस सिंगल लाइन में एलिट्रेशन आ रहा है क्योंकि एस रिपीट हो रहा है। सो दैट्स इट। आई थिंक व्हाई आई हैव टेकन दिस बुक, क्यों, क्योंकि बुक्स में आपको इजीली सारे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। सो आप अपने साथ साथ वर्ड मीनिंग भी रखिए, बहुत कोई और नहीं मिला था। एक और हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक और पोएटिक डिवाइस को यूज किया है जिसका नाम है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट वेयर आई राइट, यहाँ लिखते हैं हम, एक वर्ड एंजैबमेंट मिलेगा आपको, एंजैबमेंट। एक कंफ्यूजन आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट कर देते हैं। और ये एंजैबमेंट, विच वन इज करेक्ट? अगर आप स्पेलिंग के बारे में बात करें तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, हम आपको बताते हैं इसमें करेक्ट कौन होगा। हम बोलते हैं एंजैबमेंट, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो एम को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं, बट ये अगर स्पेलिंग की बात करेंगे तो एंजैबमेंट की ये स्पेलिंग इज टोटली रॉन्ग, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये स्पेलिंग करेक्ट है। अच्छा, एंजैबमेंट होता क्या है? सो स्पेशली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएटिक स्टाइल में एंजैबमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एंजैबमेंट में होता क्या है कि दैट बहुत सारे सेंटेंसेस आते जाते हैं, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, कोई भी कॉमा नहीं होगा, फुल स्टॉप नहीं होगा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा। अगर आप डस्ट ऑफ स्नो को लेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, आपको कहीं भी फुल स्टॉप नहीं मिल रहा है। एट द लास्ट यू में कंसिडर, आप लास्ट में कंसिडर कर सकते हैं कि अब ये फुल स्टॉप आया, तो बीच में कहीं भी कोई भी फुल स्टॉप, कोलन, कॉमा कुछ भी नहीं होने की वजह से इस सिचुएशन में इस पूरे स्टाइल को हम एंजैबमेंट कह सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर आता है कि दैट इन दिस द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस which special technique या which special poetic device has been used by रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आप वहां पे मार्क करिएगा एंजैबमेंट। एंड बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग, स्पेलिंग के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। जिसमें एम होगा एंजैबमेंट में, जिसमें एम होगा दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके रिमेंबर बच्चों, अगेन फायर एंड आइस में भी आप नोटिस कर सकते हैं कि कोई भी आपको कॉमा नहीं लिखा, कोई कोलन नहीं लिखा, सेमी कॉलन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। दैट्स वाई आप इसको भी एंजैबमेंट के सेक्शन में रख सकते हैं। एंजैबमेंट का सेक्शन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के पोएम में एंजैबमेंट मिला आपको। और अगेन अभी कुछ और पोएम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसमें ये सारी चीजें नहीं है। ओके दैट्स इट बेटा, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, माई बेस्ट विशेज आर विथ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।